रात को कफन कौन देखता है। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसों को शराब, पूड़ियों, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुधिया की सद्गति की कल्पना कर लेते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा। यह अंश है प्रेमचंद की कफन कहानी का, जो कि आरपीएससी ने नवीनतम सिलेबस में स्कूल लेक्चरर हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आज इस वीडियो में हम इस कफन कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही प्रेमचंद की के बारे में थोड़ा सा विवरण प्रस्तुत करते हुए इस कहानी के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। सबसे पहले कफन शब्द के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कफन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कफन शब्द है अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वह है शव वस्त्र, शवाच्छादन, मृत चेल, शव का आवरण, और जिसका अर्थ है अंत्येष्टि में प्रयोग किया जाने वाला श्वेत वस्त्र जो मृत व्यक्ति के शरीर पर डाला जाता है, इत्यादि अर्थों में कफन का प्रयोग होता है। कफन कहानी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है जो चांद पत्रिका में अप्रैल 1936 के अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, जो कि सरस्वती पत्रिका में जून 1916 में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानियों की संख्या लगभग 300 से अधिक है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद ने कहानी को जीवन का अंग माना और कहा, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह वक्तव्य है प्रेमचंद स्वयं का। तो आइए हम बात करते हैं इस कहानी के बारे में। मुख्य जो पात्र हैं इसका वह घीसू है और घीसू के परिवार में 3 सदस्य हैं, वह स्वयं, इसके अतिरिक्त पुत्र माधव और बहू बुधिया। इन 3 पात्रों पर आधारित है यह कहानी। इस कहानी को हम शुरू करते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये कहानी जैसा कि आप पहले जान चुके हैं 1936 में प्रकाशित हुई थी। कहानीकार है वो प्रेमचंद है, जो कि इनके नाम से एक प्रेमचंद युग भी चला है कहानी के क्षेत्र में। तो इस कहानी को अब शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बूझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो है, सबसे पहला जो वक्तव्य है ये वाला, झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। यह पंक्ति ज्यों की त्यों पूछी जा सकती है कि किस कहानी से ली गई है। इसके अतिरिक्त कफन कहानी में बेटे की जवान बीवी बुधिया, यानी कि जो बेटे की जवान है पत्नी है या उनकी बहू है, जो मुख्य पात्र इसका घीसू है उसकी बहू है, उसका नाम क्या था, बुधिया। अब प्रश्न यह बनता है कि बेटे की जवान बीवी बुधिया पछाड़ खा रही थी, क्यों? क्योंकि वह प्रसव वेदना में
थी, उसे प्रसव होने वाला था, इस कारण से वह पछाड़ खा रही थी। इस तरह से प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में और अपने साहित्य में मुहावरों और लोकोक्तियों का अक्सर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कलेजा थाम लेना यह मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। और यदि बात करें कि कफन कहानी का वर्णन करते समय या लिखते समय या कफन कहानी में किस ऋतु का वर्णन है, तो जाड़े की रात यानी कि जाड़े की ऋतु, सर्दी की ऋतु का वर्णन है। तो मुख्य प्रश्न यही बनने यहाँ पर। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर, क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तो यहाँ पर प्रसव वेदना में बुधिया अंदर है झोंपड़े में, और बाहर घीसू जो कि परिवार का मुखिया है, और माधव जो कि उस मुखिया यानी कि घीसू का पुत्र है। और जो बुधिया प्रसव वेदना में झोंपड़े के अंदर अत्यंत पीड़ित है, वह माधव, उसका जो पति है वो माधव है, वह भी बाहर बैठा है, यानी कि बुधिया के ससुर और पति दोनों झोंपड़े के बाहर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ कितनी बेवफाई। कथन यह भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने किसको कहा। तो यह कथन है वो घीसू ने माधव को कहा है। तू मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। यह प्रति उत्तर में माधव अपने पिता घीसू से कहता है। चमारों का कुनबा था। तो ये जिस बस्ती में रहते थे, वो जिस परिवार से इनका ताल्लुक था वो थे चमार, यानी कि चमार थे ये, और सारे गांव में बदनाम भी थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। घीसू के चरित्र के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वह काम कितने दिन करता और आराम कितने दिन करता। ठीक है ना। रिक्त स्थान इत्यादि के बारे में भी यह कथन पूछा जा सकता है, या फिर सीधा ही पूछा जा सकता है कि घीसू के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है। वह 1 दिन काम करता और 3 दिन आराम करता, यानी कि काम 1 दिन और 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। माधव जो कि उसका पुत्र है और घीसू का पुत्र है, वह भी कामचोर है। उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि वह आध घंटे काम करता और घंटे भर चिलम पीता। पहला प्रश्न है वो यही बन रहा है कि वह काम कितना करता और आराम कितना करता। तो आध घंटे काम के बाद में वो घंटे भर चिलम पीता था। दूसरा प्रश्न यहीं पर बन रहा है कि वह यानी कि माधव कौन सा नशा करता था, वह चिलम पीता था। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। तो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि इसलिए उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, यानी कि माधव और घीसू को मजदूरी क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि ये लोग कामचोर थे। फिर आगे बढ़ते हैं। जब 2-4 फाके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। यानी कि जब 2-4 फाके पड़ना, जब तंगी हो जाती तो वे लोग क्या करते हैं, घीसू है वह पेड़ पर चढ़ जाता और पेड़ से लकड़ियां तोड़ लाता, और तोड़ी हुई लकड़ियां बाजार में कौन बेचाता, माधव बेचाता। तो यहाँ पर लकड़ियां तोड़ने का काम घीसू करता है और बेचने का काम माधव करता है। और फिर जब तक पैसे रहते हैं तब तक वे मारे मारे फिरते हैं, यानी कि कोई काम नहीं करते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते और मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। तो वह गांव किसका था, जिसमें घीसू और माधव रहते थे, वह किसानों का गांव था।
मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। तो लोग इनको यानी कि घीसू और माधव को कब बुलाते थे कि जब उन्हें कोई और चारा नजर नहीं आता था, यानी कि कोई और विकल्प उनके पास नहीं होता कि अब और यदि कोई मजदूर मिल जाए तो उसे लेते, लेकिन मजदूर मिल ही नहीं रहे तो फिर इनका नंबर आता था घीसू और माधव का। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। तो घर में इनकी संपत्ति क्या थी? मिट्टी के 2-4 बर्तन, ये इनकी संपत्ति थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बांध कर खा लेते, या 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। अब जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है वह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि वह किस फसल के समय वो खेतों में काम करते थे। तो जब मटर और आलू की फसल होती उस समय ये लोग खेतों में काम करते, और काम करने का उनका जो उद्देश्य क्या था वो यह था कि पहला उद्देश्य था कि उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, और दूसरा उद्देश्य था कि वो उन खेतों से मटर या आलू उखाड़ कर ले आते थे और बाद में उन्हें भून कर खा लेते थे। इसीलिए वो इस फसल में, मटर और आलू की फसल में काम करते थे। और दूसरी फसल है वो है ऊस। 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, यानी कि घीसू की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। तो यहाँ पर जो शब्द आया आकाश वृत्ति, यानी कि उसने भी बिना किसी संसाधनों के जीवन व्यतीत कर दिया था, जीवन के 60 वर्ष गुजार दिए थे। पुत्र भी ऐसा ही कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। जब बुधिया को प्रसव पीड़ा हो रही थी, प्रसव वेदना से वह दुखी थी, उस समय उसके ससुर और उसके पति यानी कि घीसू और माधव बाहर क्या कर रहे थे? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। अब परिवार में घीसू की स्त्री पहले थी जिसका बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। अब वह इस दुनिया में नहीं रही। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ है, यानी कि माधव का ब्याह हुए कितने वर्ष हो गए हैं? लगभग 1 वर्ष हुआ है। पिछले वर्ष माधव का विवाह हुआ है। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का 2 जख भरती थी, यानी कि पेट भरती थी। तो अब जब से बुधिया माधव की पत्नी बनकर के इस घर में आई है, तब से व्यवस्था की नींव पड़ी, यानी कि अब उन्हें समय पर भोजन मिलने लगा। तो फिर भोजन किस कारण मिलने लगा? कि बुधिया है वह कुछ काम करने लगी थी। और बुधिया क्या काम करती थी, यह प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वह पिसाई करती थी, यानी कि वह किसी का अनाज पीसती थी, और घास छील करके वह ये 2 काम करती थी, घास छीलना और पिसाई करना। इससे उसे सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती और दोनों का पेट भरती थी। तो पिसाई का काम और घास छीलने का काम करती थी बुधिया। जब से वह आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए
तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। अब घीसू कहता है कि यह इतनी पीड़ित क्यों है, क्योंकि चुड़ैल का फिसाद होगा, यानी कि चुड़ैल ने उसे ग्रसित कर दिया होगा, इस कारण से वह इतनी पीड़ित है। और दूसरी बात वह यह भी कहता है कि यदि इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए ओझा है वो कितने रुपए मांगता है, वह 1 रुपये मांगता है। तो प्रश्न बनता है कि चुड़ैल का फिसाद मिटाने के लिए ओझा कितने रुपए मांगता है, 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिता और पुत्र बाहर बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे और बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा जूझ रही थी। तो इस दौरान जब घीसू बुधिया के पति माधव को अंदर जाने के लिए बार बार कहता है तो वह अंदर क्यों नहीं जाता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वो है कि घीसू आलूओं का बड़ा भाग सब साफ कर देगा। इस डर से वह कोठरी में या उस झोंपड़ी में नहीं जाता। तो यह सबसे बड़ा कारण था कि जो ये दोनों बाहर आलू सेक रहे थे और आलू सेकने के पश्चात यदि बुधिया को देखने माधव अंदर चला गया तो आलू साफ कर देगा घीसू। इस कारण से वह माधव है वह उस झोंपड़ी में बुधिया को देखने नहीं जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। तो अब घीसू की बात हो रही है यहाँ पर। यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है कि यह कथन किसका है। यह कथन घीसू का है और घीसू अपनी औरत के बारे में कहता है कि जब उसकी औरत मरी थी तब वह 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, यानी कि उसके पास 3 दिन तक बैठा था। यह वक्तव्य है घीसू का। और कहा है उसने अपने पुत्र माधव को, और मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी, मुझे देख लगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो घर में नहीं है। अब वे कल्पना करते हैं कि यदि इसका बालक हो गया, ये बच गई, हालांकि ये मरने के इंतजार में है, बाहर बैठे हैं कि कब मरे, लेकिन यदि बाल बच्चा हो गया और जीवित रह गया तो उसे चिंता है घीसू को कि उसके लिए सौंठ गुड़ तोल ये वस्तुएं है नहीं। तो इन वस्तुओं के बारे में भी पूछा जा सकता है कि बुधिया के बालक होने पर कौन सी वस्तुएं जो उनके घर में नहीं है, कफन कहानी के अनुसार बताइए। तो सौंठ गुड़ और तोल, इसके अतिरिक्त एक और आपको वस्तु का नाम दे दिया जाएगा जो कि उसका उत्तर होगा। तो प्रश्न की जो प्रकृति है वो थोड़ा नहीं के बारे में पूछ करके जवाब आपसे ले सकता है। तो हमें सतर्क रहना है। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो, जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर देंगे, मेरे 9 लड़के हुए। तो ये जो पहले जो कथन कहा था, मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, यह माधव कहता है। कौन कहता है? माधव अपने पिता को कहता है। अब उसके बाद में घीसू का जो वक्तव्य यहाँ पर है वह कह रहा है कि मेरे 9 लड़के हुए। घीसू के कितने लड़के हुए? घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगा दिया। तो 9 लड़के हुए घीसू के, जिनमें से माधव अकेला है जो बचा था उन प्रसवों के पश्चात। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल
होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। तो यहाँ पर जो बात की है प्रेमचंद जी ने, किसान और उस घीसू के बारे में तुलना की है। घीसू अब समाज के उस मंडली में शामिल हो गया है जो बैठकबाज है, बैठकें करते हैं और कोई काम काज इत्यादि नहीं करते। और यहाँ पर जो मुख्य बात यह है कि जो किसान है बेगारे करता है, उसके पश्चात भी उसे कुछ नहीं मिलता है। इससे बेहतर है कि वह बिना बेगार किए, बिना दूसरों के मुफ्त में काम किए, कम से कम इस हाल में बैठा तो है, आराम से तो बैठा है। तो यहाँ पर किसान और इस जो घीसू के बारे में है वो आपस में जो तुलना की गई है। आगे लिखा है, दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। दोनों कौन थे यहाँ पर? दोनों थे घीसू और माधव, पिता पुत्र थे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाता। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। अब प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि ये दोनों है वो आलूओं को जल्द जल्द क्यों निगल रहे थे? तो उसका कारण यह है कि पहला कारण है उन्हें बहुत भूख लगी थी। दूसरा कारण है कि यदि उसे ठंडा करें तो दोनों आपस में समान तरीके से नहीं खा पाएंगे। तो कोई ज़्यादा खा ले, इस होड़ में वो गरम आलू ही छिलते ही खा लेते हैं। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। 20 साल पहले वह एक ठाकुर की बारात में गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी तो वह उस बारात में बहुत तृप्त हुआ था, और जो तृप्ति उसे उस दावत में मिली थी वह उसे याद कर रहा है। वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। तो उस ठाकुर की बारात में जब वो गया था तो लड़की वालों ने उन्हें क्या भरपूर क्या खिलाया था? पूरियां खिलाई थी, और छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई। असली घी की पूरियां खाई थी उन्होंने। साथ में क्या था? चटनी, रायता और 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। इन वस्तुओं के बारे में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। प्रश्न जो बहुत कठिन है वो भी आ सकता है और जो बहुत आसान लग रहा है वह भी आ सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठाकुर की शादी में बनने वाले व्यंजन थे या इनमें से कौन से व्यंजन नहीं बने थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी ने पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। कचौरियां भी थी उसकी शादी में। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। खाने के पश्चात में पान इलायची भी इनको मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। तो यहाँ से प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं और आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है इन वस्तुओं के बारे में, कौन कौन सी वस्तुएं या खान पान की चीज़ें हैं वो बनी थी। फिर आगे बताया है, माधव ने
इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वह ज़माना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। यानी कि वह पहले का ज़माना अलग था, आजकल ऐसे भोज कोई नहीं खिलाता है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 एक पूरियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। तो ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, पिता पुत्र, उस ठाकुर के विवाह की। तो वह 50 से अधिक पूरियाँ खाने का दावा करता है घीसू। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे हैं। अब वे सो रहे हैं क्योंकि बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा में है, लेकिन ये दोनों आलू खाने के पश्चात पानी पी लेते हैं और अपनी धोतियाँ ओढ़ करके सो जाते हैं, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक कराह रही है, बुधिया अभी भी अंदर झोंपड़े में कराह रही है प्रसव पीड़ा से। लेकिन इन दोनों को, पिता पुत्र को, कोई उसे देखने की फुर्सत नहीं है, वे लोग आराम से सो रहे हैं। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा। अब वे सुबह ही उठते, सुबह से पहले वो नहीं देखते हैं। उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, यानी कि बुधिया है, वह अब मर चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। तो सुबह जाकर के माधव ने उसे देखा, तब तक वह मर चुकी थी, और जिसका कि ये लोग इंतजार कर रहे थे। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। अब फिक्र किसकी थी? बुधिया के मरने के पश्चात किसकी फिक्र थी? कफन और उसे जलाने के लिए लकड़ी की फिक्र थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव की जमींदार के पास गई। अब जैसे ही बुधिया मर जाती हैं तो उन्हें फिक्र होती है कफन और लकड़ी की। वे लोग जाते हैं जमींदार के पास में। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न कर आने के लिए। तो जमींदार है, कई बार उन्हें पीट भी चुका है चोरी के इल्ज़ाम में, और जो वायदा किया है उसके अनुसार काम नहीं करने के कारण। फिर आगे हैं, पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? यह पूछ रहा है जमींदार। वक्तव्य आ सकता है, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। या तो पूरा वक्तव्य या फिर इतना ही, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। यह वक्तव्य जमींदार कहता है घिसू को। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आप अब आपके सिवा कौन है? उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा उसके द्वार पर जाऊँ, किसके द्वार पर जाऊँ? तो अब वह कह रहा है कि उसकी मिट्टी उठाने के लिए, उसकी देह सब उठाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है, कफन की आवश्यकता है। इसलिए अब मेरे जो तारणहार है वो आप ही हैं, आप ही ये सारी व्यवस्था कर सकते हैं। जमींदार साहब दयालु थे, यह उनका गुण था, दयालुपन। मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल, दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन इस क्रोध या दंड का अवसर न था, यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी मैं कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए। जमींदार ने कितने रुपए दिए? 2 रुपये निकाल कर उसे दे दिए।
मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला, उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। इस तरह से जमींदार से उन्होंने 2 रुपये प्राप्त कर लिए। जब जमींदार ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। गीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गीसू ने 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। अब गीसू ने उसके कफन के लिए, उसकी लकड़ियों के लिए कितने रुपए इकट्ठे किए? 5 रुपये। कितने समय में? 1 घंटे में। जिसमें 2 रुपये का योगदान किसका था? जमींदार साहब का था। और शुरुआत भी किसने की? जमींदार साहब ने की। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को गीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। यानी कि अनाज की व्यवस्था हो गई, लकड़ी की व्यवस्था हो गई, उन्होंने दे दिए देने वालों ने। और दोपहर को गीसू और माधव दोनों ही बाजार जा रहे हैं। क्यों गए बाजार? बाजार से वो कफन लाने के लिए जाते हैं। इधर लोग बांस काटने लगे और इधर लकड़ियां और बांस इत्यादि जो भी क्रियाकर्म के लिए कार्य था वो बांस काटने लगे लोग। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। ये सब कौन कह रही हैं? गांव की स्त्रियां कह रही हैं। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यहीं 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। तो ये जो वक्तव्य है ये गांव की स्त्रियों का नहीं है। इस वक्तव्य को जो है प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से कहा, स्पष्ट मैं आगे करूंगा। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यहीं 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर गीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। अब गीसू और माधव कहाँ पहुँच गए हैं? मधुशाला में पहुँच गए हैं शाम के समय में। और यह सब कहानीकार के अनुसार देवी प्रेरणा से हुआ है। और वहाँ जाकर के वह एक बोतल का आग्रह करता है। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्ण पीने लगे। अब बोतल के साथ में क्या आया उनके लिए? चिखोना, मछलियाँ। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। गीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरह देखकर बोला, मानो देवताओं की अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों के हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। यह जो वक्तव्य है वो किसका है? माधव का है। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। गीसू हंसा। अब गीसू क्या कह रहा है? अभी कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। तो इस तरह से वह दूसरे रुपए लेने की फिराक में भी रहता है। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। यह वक्तव्य किसका है? माधव का है। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। गीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई। कितनी पूरियां मंगाई? 2 सेर। चटनी, अचार, कलेजिया भी मंगाई।
शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया, तो 1.5 रुपये का वो खाने का सामान ले आए। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। गीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? यह कौन कह रहा है? गीसू कह रहा है, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी। जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला था। यह माधव का कथन है। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। भोला, क्यों दादा? वह बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। गीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। गीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। तो यह कहता है कि इस बार तो हमें रुपए दे दिए, अगली बार सीधा कफन ही ले आएंगे, रुपए उन्हें नहीं मिलेंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। ये सारा वातावरण है वह मैं खाने का है। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर भिखारी को दे दिया। अब ये खाने के पश्चात में जो पूरियां बची हुई है वह पत्तल किसे दे देते हैं? भिखारी को, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे है। तो यह कौन कह रहा है? घीसू कह रहा है। तो ऐसे वक्तव्यों के बारे में इस कहानी से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ की रानी बनेगी। यह किसने कहा है? माधव ने कहा। इस तरह से ये जो कहानी है प्रेमचंद की वह आगे बढ़ती है। गीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह वक्तव्य घीसू का है। घीसू कहता है, श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। पूछा जा सकता है, नशे की खासियत क्या है? अस्थिरता। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो
इतने जल्द माया मोह से के बंधन से तोड़ दिए। यह वक्तव्य भी पूछा जा सकता है, यह वक्तव्य गीसू का है। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। यह कौन गा रहा था? गीसू और माधव दोनों गा रहे थे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। इस तरह से कफन कहानी का प्रेमचंद ने अंत कर दिया। और कफन चूंकि व्यवस्था करने वालों ने उन्हें पैसे दिए थे, उससे व्यवस्था नहीं हो पाई और आश्वस्त था गीसू कि जिसने अभी व्यवस्था की है रुपए पैसे दे करके, वही लोग अब की बार कफन और लकड़ियों से उसे जला करके उसका बुधिया का अंतिम क्रियाकर्म करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की, आप इन्हें या तो नोट कर लें या फिर इस कहानी को पढ़ करके और पुनः अंडरलाइन करते हुए, हो सकता है और नए प्रश्न बन रहे हो तो वहाँ पर नए प्रश्न बना करके इसको पढ़ें। आप को परीक्षा में इस कहानी से लगभग 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं और आपका जो चयन है वो सुनिश्चित हो, इसलिए आप कड़ी मेहनत करके और अपना 100% दे करके परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद।